नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में एक सच्चाई आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जानी चाहिए। यूँ कहें कि आपके खून में बस जानी चाहिए। आपको 24 घंटे इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि ये हकीकत है और किसी भ्रम में नहीं रहना है। और हकीकत ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर में, जिसे आप जीएस का पेपर कहते हैं, उसमें जो 100 प्रश्न आपके सामने आएंगे, इन 100 प्रश्नों में से चाहे आपने कितनी भी अच्छी पढ़ाई की हो, मुश्किल से 25 से 30 प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें आप डायरेक्टली हल कर पाएंगे, आपने अच्छी पढ़ाई की हो तो। और ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। वैसे भी अगर इतनी छोटी सी बात से कोई डर जाए तो क्या ही मतलब है तैयारी करने का। समझिए इस चीज़ को। लगभग 25 से 30 प्रश्न आप डायरेक्टली देख के हल कर सकते हैं कि हाँ, ये मैंने पढ़ा है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया, हल कर लेते हैं। जो लोग सेलेक्ट होते हैं, प्रीलिम्स निकालते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी इसके ऊपर आपको बहुत कुछ सीखना होता है। आपको ये सीखना होता है कि माइनस मार्किंग कैसे कम करनी है। आपको अपना कॉमन सेंस डेवलप करना होता है। कैसे गेस किया जाता है उसे सीखना पड़ता है। कौन कौन सी ट्रिक्स काम आती हैं ये सीखना पड़ता है। यूपीएससी का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न के आधार पे भी आप सवाल हल कर सकते हैं, और वही हम सीख रहे हैं। पैटर्न सीखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मिल करके आपको कट ऑफ के पार लेकर जाती हैं। और इस सीरीज़ में एक एक करके हम यही सब सीख रहे हैं। इसके बिना किसी का प्रीलिम्स नहीं निकला है। आप अगर किसी ने प्री निकाला हो तो उनसे पूछिएगा कि सिर्फ किताबी ज्ञान के आधार पर क्या कर पाए थे। आपको बहुत कुछ सीखना है। अगर आप इस सीरीज़ को गंभीरता से लेकर चल रहे हैं तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। मैंने क्या किया है, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया। अब तक जितनी भी वीडियोज़ आई हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में है। आप सारी वीडियोज़ देखिए, बार बार देखिए, और उसके आधार पर क्वेश्चंस हल करके देखिए कि आपको कितना समझ में आया। दूसरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि अभी इस सीरीज़ की बहुत सारी वीडियोज़ आनी है। और इसके अलावा यूपीएससी की बात हम कर ही रहे हैं, बाकी परीक्षाएं जैसे कि पीसीएस है, आरओ है, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। तो फिलहाल ये कुछ बातें हो गई इंट्रोडक्शन के तौर पे। अब हम बात करते हैं कि आज की वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं। आज एक बात समझाने के लिए मैंने लगभग 4 प्रश्न लिए हैं। जैसे कि एक सामने दिख रहा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, एक और है क्या, एक ये है, 5वां प्रश्न। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम समझेंगे, यानी कि इन प्रश्नों के माध्यम से एक बहुत ही खूबसूरत बात समझेंगे, जिसे देखते ही अगर आपने समझ लिया तो एग्ज़ाम में, जब एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो देखते ही 1 सेकंड लगेगा, आप उत्तर दे देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। वरना क्या होगा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, इसके विकल्पों पर दिमाग लगाया, हो सकता है कि खूब दिमाग लगाने के बाद भी आप सही उत्तर तक पहुँचे, लेकिन आपके 5 मिनट खराब हो चुके हैं। ये भी संभावना है कि आपने बहुत विचार किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने छोड़ दिया, या जैसे तैसे गेस किया, जो मर्जी आया लगा दिया हड़बड़ाहट में, क्वेश्चन गलत हो गया। इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं और बिना ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत के इस तरह के प्रश्न आप हल कर सकते हैं। मैंने बताया पहले ही कि यह एक प्रतिनिधि है अपने टाइप के सारे प्रश्नों का। तो अगर आपने एक पैटर्न समझा, इसको समझा, तो इस तरह के सारे प्रश्न आप हल कर पाएंगे। 1 मिनट रुकिए। हाँ, चलिए समझते हैं। मुझे एक बात बताइए, इस प्रश्न को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि यह किस विषय का हो सकता है। मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि यह भूगोल का हो सकता है। भूगोल का ही है। ज्वालामुखी आप किस विषय में पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं। एक और प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। ये बताइए, एक किस विषय का हो सकता है। भूकंप के बारे में पूछा गया है, ये भूगोल का हो सकता है। अच्छा, ये किस बारे में हो सकता है, ये जैव विविधता की बात की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यह पर्यावरण का प्रश्न हो सकता है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी आप पढ़ते हैं, खूब क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे हैं। ये कहाँ से हो सकता है, गैसों की बात हो रही है, ठीक है, कुछ फसलों की बात हो रही है, अवशेषों की बात हो रही है, उनसे निकलने वाली गैसें हैं। तो इनके बारे में पढ़ के आपको क्या लगता है कि किस में आप पढ़ सकते हैं। भूगोल में भी पढ़ सकते हैं, पर्यावरण में पढ़ सकते हैं, पर्यावरण में ज़्यादा सटीक है। और एक और प्रश्न ये है कि संधारणीय ईंधन, विमान के ईंधन की बात हो रही है, ये आप किस में पढ़ सकते हैं, ये भी पर्यावरण में पढ़ सकते हैं। ये मैं क्यों याद दिला रहा हूँ, इसलिए याद दिला रहा हूँ कि जो ट्रिक, या यूँ कहें कि यूपीएससी के जिस पैटर्न को आप समझना चाहते हैं, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो इन 2 विषयों में आते हैं। हालांकि एक बात और बताऊं, जल्दबाजी मत करिएगा, आप जो सुनना चाहते हैं उस पर मैं आऊँगा, लेकिन जो बता रहा हूँ वो उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भूगोल में इस तरह के प्रश्न आपने देखे, पर्यावरण में देखे हैं। इसी तरह का एक प्रश्न आपको मिलेगा साइंस के तहत, और ये चीज़ें
ऐसा नहीं है कि यूपीएससी कोने में ऊपर लिख देगी कि ये विज्ञान का प्रश्न है, आपको समझना होता है और समझ जाते हैं, इतने समझदार आप हैं। तो मैं साइंस के जब क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो 4-5 प्रश्न वहाँ भी कोशिश करूँगा दिखाने का, ठीक है। फिलहाल भूगोल और पर्यावरण में जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखें तो आपको क्या करना है। अगर आप पिछले साल से जुड़े हैं तो मैंने इसके बारे में बताया था, नहीं जुड़े हैं तो ध्यान से समझिए। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि आप इन पर ज़रा विचार करिए कि कोई मलबा निकल रहा है, इसको पायरो क्या बोलते हैं जी, पायरोक्लास्टी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में थोड़ा ज़्यादा जटिल है इसीलिए मैंने नहीं पढ़ा। राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं। यानी कि यहाँ से ज्वालामुखी निकल रही है, इसमें जो पदार्थ निकल रहा है, कौन कौन सी चीज़ें इस पदार्थ में पाई जाएंगी, ये बाहर निकलने वाले पदार्थ में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप कह सकते हैं कि यह एक फैक्चुअल क्वेश्चन और है भी। आपने नोट ली है तो आपको पता है कि हाँ, ये तथ्य हमने भी दिए हैं, किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा कि ज्वालामुखी जब निकलती है तो उसमें से क्या क्या निकलता है, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो जितनी भी चीज़ें निकलती हैं सबको आप जानते हैं? मोटे तौर पर लगभग 5-10 चीज़ें आपको गिना दी जाती हैं और वो भी परसेंटेज के हिसाब से। देखो, ये सबसे ज़्यादा ये निकल रहा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और ये सारी चीज़ें आप जान जाते हैं। क्या आपको पता है कि सिर्फ इतना ही निकलता है? नहीं पता है। इसलिए इस तरह के प्रश्नों में कि किसी, आप ध्यान से समझिए, आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगा, किसी चीज़ से, मैं भूगोल और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बात कह रहा हूँ, किसी चीज़ से, जैसे मान लीजिए कि आपने कूड़ा जलाया, तो उस जले हुए कूड़े से जो धुआं निकल रहा है, उस धुएं में कौन कौन सी गैसें हैं, हो सकता है कि आपने कहीं पढ़ा हो सकता है कि ना पढ़ा हो, लेकिन संभावना इस बात की भी है कि जितनी गैसों को अभी हमने जाना है उससे आगे चल के कुछ और गैसें भी उसमें निकलें। यानी कि इस बात की संभावना बनी हुई है कि जो व्यक्ति इस प्रश्न को पढ़ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ जानता हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसके अंदर एक कॉमन सेंस आ गया होगा जब उसने ज्वालामुखी पढ़ी होगी कि हाँ भाई, राख धूल वगैरह निकलता है, ये मलबा भी निकलता है। अच्छा, नाइट्रोजन की यौगिक निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं पता नहीं। सल्फ़र हमने कहीं पढ़ा था, अगर आपने सीरियसली पढ़ाई की है तो आप जानते हैं कि सल्फ़र प्रदूषण से संबंधित जब आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि यहाँ से भी निकलता है, स्रोतों के बारे में जब पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत जब आप दिमाग लगाएंगे तो आपको महसूस हो सकता है कि इसमें से 2-3 चीज़ें मुझे पता है, कुछ नहीं पता है, लेकिन संभावना है कि ये भी निकल सकता है। और ऐसे में जब आपको इस तरह से प्रश्न परोसे जाएं और कुछ नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें से क्या क्या निकलता है, तो आपके पास एक उत्तर होता है कि ये सभी चारों पे अब लगा दीजिए। 99.999% संभावना है कि आपका सही ही होगा। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि इस तरह के प्रश्न में आप गलत हो जाएं, आप चारों को लगाएं तो। लेकिन मैं फिर से याद दिला रहा हूं, अंधा नहीं हो जाना, मैं जो कह रहा हूं उसे समझिए। प्रश्न की प्रकृति देखिए कि किसी चीज़ को आपने जला, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, यूपीएससी कह रही है कि गाड़ी से जो धुआं निकलता है उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो ये लगभग उसी तरह का क्वेश्चन हो गया। तो इसके जैसे प्रश्नों को देखिए कि किन किन चीज़ों का उद्गार हो रहा है या किसी चीज़ का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे में क्या कर सकते हैं आप कि अगर दिमाग घूम रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सभी चारों लगा सकते हैं। अब ये मैंने सीधा सीधा प्रश्न लिया है तो आपको लग सकता है कि अरे ये तो याद रहेगा तो कर ही लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन इसी तरह के और भी प्रश्न तो हैं, वहाँ आपका याद आना ज़्यादा काम नहीं आएगा। जैसे इस प्रश्न को देखिए, भूकंप के कारण क्या क्या होता है ज़रा बताइएगा। नॉर्मली हम जानते हैं बचपन से कि भूकंप आएगा, धरती हिलेगी, घर वगैरह गिर जाएंगे, इस तरह की बातें ये अनुभव से भी हम जानते हैं, अगर आप जहाँ रहते हैं थोड़ा बहुत कभी भूकंप का झटका महसूस किया हो तो। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, भ्रंश विकसित हो जाता है। अब इसके लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि भ्रंश जब आप पढ़ रहे थे तो भ्रंश बनते कैसे हैं। अच्छा, भ्रंश के साथ गतिशीलता होती है, जो भ्रंश बने हुए हैं वो गतिशील हो जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार उत्पन्न हो जाता है, जब भूकंप आता है तो ज्वालामुखी भी निकल सकती है, इसके बारे में आपने पढ़ा। चट्टानों का वलन हो जाता है, चट्टानें मुड़ जाती हैं जब भूकंप आता है तो। अब आप समझिए ज़रा कि आपने खूब
अच्छे से पढ़ाई की है और आप अपने दिमाग पर खूब भरोसा करते हैं कि जो भी रटा है वो तो याद आ ही जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 4 टॉपिक सोचने होंगे और वहाँ पर जाके देखना होगा कि क्या ज्वालामुखी आने के कारणों में एक यह भी कारण शामिल है कि भूकंप आए तो ज्वालामुखी फूट सकती है। फिर याद करना पड़ेगा, अच्छा चट्टानें तो हमने पढ़ी हैं, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, वलन कितने प्रकार का होता है, वलन होता कैसे है, तो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा है कि ऐसे ऐसे वलन होता है, उसमें भूकंप का रोल है कि नहीं है ना। तो आप यूपीएससी तो चाहती है कि आप बैठ के सोचें 5 मिनट तक। उनका काम ही है कि ऐसे लोग जो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा देर लगा सकते हैं वो बाहर ही बैठे रहें। लेकिन एक चीज़ होती है जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉमन सेंस। अगर आपने भूगोल को थोड़ा बहुत समझा है तो आप समझ सकते हैं कि भाई भूगोल कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और जो भी प्रभाव दिए गए हैं ये धरातल पर घटित होने वाली चीज़ें हैं और भूकंप का असर धरातल पर ही होता है विनाशकारी। तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव हो सकता है। अगर यहाँ पर एक लाइन और लिख दे कि स्थलाकृतियों में परिवर्तन हो जाता है, वो भी सही हो सकता है। एक लाइन और लिख दे कि इसका प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ सकता है। आप कहेंगे कैसे पड़ सकता है भाई, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब डायनासोर विलुप्त हुए तो क्या आप कह सकते हैं कि उसमें किसी एक ही कारण की वजह से विलुप्त हुए होंगे? बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। तो वैसे ही जब यूपीएससी पूछती है कि इसका क्या क्या कारण हो सकता है, क्या क्या असर हो सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस यूज़ करके ये समझ लेना है कि ये एक जैसे हैं कि नहीं। एक कैटेगरी में लगभग हैं, नहीं भी आ रहा है तब भी आप कह सकते हैं कि ये सब सही है। बार बार याद दिला रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये एक कैटेगरी जैसे दिखने चाहिए। भले आपको लग रहा है कि यार भ्रंश के साथ इसके साथ गतिशीलता होती है कि नहीं, पता नहीं, पढ़ा है कि नहीं, याद तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन भ्रंश कहाँ पे बनते हैं? धरातल पर ही तो बनते हैं। ज्वालामुखी कहाँ आ रही है? इसी ज़मीन पर ही आ रही है। चट्टानें कहाँ हैं? इसी ज़मीन पर हैं। भ्रंश का जो विकास होता है वो भी ज़मीन पर, ये भूकंप का असर भी यहीं हो रहा है। तो इन सब पे असर तो डाल सकता है। ठीक है, भूकंप के कारण के तौर पर इसे पूछा गया है। मैंने अभी जिस तरह से, जिस एंगल से मैंने बातें की हैं, हो सकता है कि इसका ये मतलब निकले, हालांकि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मैंने वही मतलब निकालने की कोशिश की है। थोड़ा सा मैं इसको मोड़ रहा हूँ। उपरोक्त में से भूकंप के कारण कौन से हैं? अभी तक जो इस एंगल से मैं बात कर रहा था वो आप शायद इस रूप में समझ रहे हैं कि भूकंप का प्रभाव क्या होता है। बिल्कुल उस रूप में भी ये क्वेश्चन सही हो सकता है इसका। लेकिन पूछा जा रहा है कि भूकंप के कारण क्या हो सकते हैं। बिल्कुल ये सारे सही हो सकते हैं। भूकंप, भूमि में जो कंपन हो रहा है वो कई कारणों से, जहाँ ज्वालामुखी फूटती है उसके आसपास की धरती वैसे ही हिलने लगती है। ठीक है, बड़ी ज्वालामुखी है तो छोटा मोटा भूकंप या बड़ा भूकंप भी आ सकता है। चट्टानों का वलन एक कारण बन सकता है कि बहुत ही ज़्यादा चट्टानें मुड़ी, अचानक से चट्टानें टूटी या खिसकी या भ्रंश हुए, ये सारे कारण भूकंप के हो सकते हैं। तो कारण के रूप में भी ये बातें सही हैं, प्रभाव के रूप में भी सही हैं। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। नहीं भी समझ में आ रही है तो आप इस पैटर्न को समझ के कह सकते हैं कि मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टाइम भी नहीं बचा है, चलो इसको लगा के देखते हैं क्या होता है। इस पर रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। विज्ञान के जब प्रश्न दिखाऊंगा तो कुछ नई बातें सीखेंगे। यहाँ पे आपकी बुद्धि जो है कहेगी कि अब हद पार हो रही है। यूपीएससी ने पूछा है कि ये 4 कानून हम बना के दे रहे हैं, मतलब बनाए गए हैं, आपको परोस रहे हैं। आप इन चारों के बारे में सोचिए और सोच के बताइए कि जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से ये कौन कौन उससे संबंधित हो सकते हैं, यानी कि उन पर असर डाल सकते हैं जैव विविधता के संरक्षण पे। आप पढ़ते हैं आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947। आपका दिमाग कहता है कि ये भी है, इसे भी पढ़ना था। अरे बाप रे, पीएससी ने कितना भारी क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत कठिन है, इसे छोड़ दें क्या, रहने दें क्या? फिर एक दो लाइन ऐसे पढ़ते हैं, या तो छोड़ेंगे या फिर गेस करेंगे। उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये आपके लिए एकदम हलवा प्रश्न था अगर आपने पैटर्न को समझा होता तो। कैसे? पहली बात तो ये है कि यूपीएससी ने सीमा क्रॉस कर दी है बुद्धि की, कि आप ये सब पढ़ के बैठे हैं कि ये जो आयात निर्यात, ये 1947 में आज़ादी के टाइम पे बना हुआ है। ये उसके थोड़े दिन बाद, कुछ सालों बाद बना हुआ है। खनन और खनिज विकास अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम बना हुआ है, भारतीय वन अधिनियम बना हुआ है 1927 में। ये तो आज़ादी के पहले का है। पूछा जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से ये संबंधित हैं कि नहीं है। आप जब पढ़ेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और मतलब ऐसा छांटने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे ये तो है, इसमें वन लिखा है तो ये तो हो सकता है। और लेकिन ऐसा कहीं दिया ही नहीं कि केवल चौथा सही है।
केवल एक, फिर ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये होता तो पक्का आप यही कर देते, गलती करके चले आते। यहाँ की यार आयात निर्यात हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, ये खनिज वगैरह चलो थोड़ा बहुत हम मान लेते हैं कि कहीं खनन वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे हम रेगुलेशन करेंगे, रोक लगाएंगे, अगर सेंसिटिव एरिया है तो पर्यावरण संरक्षण हो सकता है, मान लेते हैं, आपने दिमाग यहाँ लगा लिया। सीमा शुल्क को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सीमा शुल्क अधिनियम में ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। इसके लिए ये इसे रिकॉल करने के लिए आपको जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हैं उसमें से किसी एक दो को तो याद करना ही पड़ेगा कि इलीगल व्यापार होता है, चाहे वो वनस्पतियों का हो चाहे जीवों का हो, उसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ नियम बनाए गए, देशों ने बनाए हैं, तब जाके आप समझ पाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है यूपीएससी आपको इतनी इजाज़त देती है कि बैठ के आप आधे घंटे विचार करें और सोचिए कि ये हो सकता है वो हो सकता है? नहीं। जिस भी व्यक्ति ने इस प्रश्न को बनाया है वो मान के चल रहा है कि आपको इसमें से कम 3 तो नहीं आ रहे होंगे, और कम से कम इस एंगल से तो नहीं आ रहे होंगे कि वो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। वो मान के बैठा है और वो ये भी उम्मीद कर रहा है कि आपको नहीं भी आ रहा है तब भी क्या आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल। आपने महिला संरक्षण से संबंधित एक कानून बनाया, ठीक है, मान लेते हैं आप सरकार में है, महिला संरक्षण से संबंधित, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित आपने एक कानून बनाया है। क्या इसका संबंध क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने से संबंधित हो सकता है, उस पर असर डाल सकता है? अगर एक बहुत सीधी सी लाइन में आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये तो महिला अधिकारों, कैसे महिला अधिकार सुरक्षित होंगे? अगर उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उन पर भी तो रोक लगानी पड़ेगी। तो इस एंगल से आप देखेंगे तो एक कानून जो कि दूसरे टॉपिक से नहीं संबंधित है उससे संबंधित हो सकता है, होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हवा में नहीं है, हर चीज़ एक दूसरे से संबंधित है। उस हिसाब से आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि पता तो नहीं है लेकिन भाई संबंधित हो सकता है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, और एक दो तो ऐसे दिख रहा है। तो इस टाइप के प्रश्न में जहाँ आपकी बुद्धि जवाब दे चुकी हो और आपको लगे कि लगभग एक जैसा फॉर्मेट है, ऐसे हमने पहले भी प्रश्न देखे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये सारे सही हैं। यहाँ पर आपके सही होने की संभावना ज़्यादा है, आपका समय भी बचा, आपकी टेंशन भी ज़्यादा नहीं है, आपने उत्तर दे दिया। ये सारे उत्तर आप चेक कर सकते हैं जाके, ठीक है। इसके बाद वापस आते हैं पर्यावरण के ही एक प्रश्न पर। कहा जा रहा है कि ये 4 गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपरोक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? यानी कि आपने फसल जलाई खेत में, या मान लेते हैं कि कुछ कूड़ा करकट वगैरह था, जैव मात्रा का मतलब यही है कि कुछ जैविक चीज़ें थीं, उनको आपने जला दिया। अब जलाने के बाद धुआं निकल रहा है, उस धुएं में तरह तरह की गैसें हैं। अब इन गैसों में क्या ये चारों हो सकती हैं? बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं पर्यावरण में तो आप जानते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा आप पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ ऊपर ऊपर की कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो किसको सबसे पहले ढकेल के खड़ा किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, कि इसकी वजह से कार्बन की मात्रा हमें कम करनी है, कार्बन एमिशन रोकना है, कार्बन मार्केट बन गया है, कार्बन क्रेडिट की बातें हो रही, यूपीएससी धड़ल्ले से क्वेश्चंस पूछी जा रही है, लेकिन क्या सिर्फ कार्बन ही जिम्मेदार है? इसका जवाब है नहीं। वैसे ही आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उनमें ऊपर ऊपर मोटी मोटी बातें आपको बताई जाती हैं, और अगर डिटेल में बताई जाने लगें तो कोई भी इंसान पढ़ाई नहीं करेगा, सब छोड़ के भाग जाएंगे कि यार हद है, एक छोटी सी बात समझानी है उस पर पूरा रिसर्च पेपर दे दिया पढ़ने के लिए, आप पढ़ेंगे भी नहीं, मैं भी नहीं पढ़ाऊँगा कि ये क्या चल रहा है। तो हम समझने के लिए मोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं जिससे काम चल जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ जान चुके हैं। जब आप पढ़ेंगे कि जैविक अवशेष जलाए जाएंगे तो कुछ चीज़ें निकलती हैं, मीथेन वगैरह निकल जाएगा, कुछ विषैली गैसें निकल जाएंगी, लेकिन रिसर्च करने नहीं बैठते। बात समझ में आ गई? तो उस समझ के आधार पर जब आप उत्तर देने जाएंगे ऐसे प्रश्नों के, तो आप एक बाधा महसूस करेंगे कि यार पढ़ा नहीं है, कहीं याद नहीं आ रहा कि किसी जगह पे ये बातें लिखी गई हों, ये दिखेगा भी नहीं। आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि भाई ये गैसें हो सकती हैं। ओजोन के बारे में आपकी एक मेंटल सीमा दिख सकती है कि यार ओजोन तो आसमान में हमने कहीं पढ़ा है, उधर समताप मंडल में, यहाँ से कैसे निकलेगा? ओजोन 2 तरह का होता है, हमने पढ़ा है, ग्राउंड लेवल पे भी होता है और ऊपर भी होता है।
ठीक है, ग्राउंड वाला नुकसानदायक होता है। तो अगर उस एंगल से आप सोचेंगे तो आप कहेंगे कि नीचे तो होता है, हो सकता है यहाँ से भी निकलता हो। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों में भी आप कहेंगे कि मुझे ज़्यादा अगर नहीं भी पता है तो भी मैं इसको देख लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। संभावना ज़्यादा है कि आप इसे सही पाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन अब कितना लेके चलें, आपको समझाने के लिए इतना पर्याप्त है। 2 विषय मैंने लिए हैं, भूगोल और पर्यावरण के। विज्ञान के प्रश्न लगभग ऐसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैंने उसको लग रखा है। सेम फॉर्मेट है, सब कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा अलग है। अगर वो नहीं समझेंगे तो आप मिक्स कर देंगे, इसलिए मैंने उसे साइड में रखा। अच्छा, पूछा गया है कृषि अपशिष्ट, मक्का के दाने, जल ये अवशिष्ट जल शोधन, अवपंक, कास्ट मिल अपशिष्ट। कई बार इतने मतलब बेमतलब के शब्द बनाए जाते हैं जब हम ट्रांसलेट करते हैं, उसकी वजह से भी हम फंस जाते हैं। उस पर नहीं जाना है आपको। कुछ चीज़ें अपशिष्ट है ना, उससे जल का कोई संबंध है, गंदा जल भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस, जैसे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मान लीजिए इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ तो आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सीधा भी दिख रहा है, समझ में आ जाएगा। सीसेट में जो कम्प्रिहेंशन है उसमें ऐसे ऐसे शब्द होते हैं कभी कभी, हालांकि अब थोड़ा सा ठीक हो गया। ऐसे शब्द होते हैं कि आपने जीवन में कभी उन शब्दों को नहीं पढ़ा है और शायद दोबारा जीवन में कभी नहीं पढ़ेंगे। हम उसका अर्थ समझने लगते हैं। अगर आप अर्थ समझने पर बैठेंगे तो एक भी प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे। आपको कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है कि इसका लगभग लगभग मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर बगल में इंग्लिश का है, इंग्लिश वाला देख लेंगे, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आपको समझ में आ जाता है। मुद्दे पे आते हैं। किसका उपयोग संधारणीय विमान ईंधन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है, यानी कि इनसे हम ईंधन बना सकते हैं विमान के। अभी ये चल रहा है, ये नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि हम संधारणीय ईंधन बनाएं। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है कि भाई जो पेट्रोलियम है, कोयला है, जितने भी पारंपरिक ईंधन हैं वो तो ख़त्म हो रहे हैं, हो ही जाएंगे आने वाले 10-15 सालों में। हमारे पास क्या ऑप्शंस है? तो आप देखेंगे पूरी दुनिया सोलर एनर्जी की तरफ जा रही है, विंड एनर्जी की तरफ जा रही है, बायो एनर्जी की तरफ जा रही है, उसी का एक हिस्सा है ये। अब सवाल ये है कि इनमें से किसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं विमान के ईंधन बनाने के लिए। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप एकदम माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार इसमें से किसको किसको लें। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत कॉमन सेंस डेवलप किया है तो आप समझ सकते हैं कि देखो, ये एक तरह का बायो ईंधन है, ठीक है, बायोफ्यूल है। और बायोफ्यूल बनाने में आप कोई भी जैविक पदार्थ ले सकते हैं। कोई भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी, लेकिन कुछ चीज़ें निर्धारित की गई कि इनसे इनसे बना सकते हैं। बहुत सारे पौधे हैं, उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है बायोडीजल बनाने में, ठीक है। तो आप नहीं जानते कि मक्का का दाना इसमें यूज हो सकता है कि नहीं, चावल का दाना हो सकता है, गेहूं का दाना हो सकता है, मक्का का दाना। अच्छा, अब इससे दो बातें मुझे बतानी है। एक तो हमारी सरकार ने, आपने अगर करंट अफेयर पढ़ा हो, हमारी सरकार ने कुछ चीज़ें बना रखी हैं कि देखो बायोडीजल बनाना है तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में जो यूज़ की जा रही हैं, जैसे कि आप गेहूं है, चावल है, जो स्पेशली खाने के लिए है, उसका इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। लेकिन क्या नहीं किया जा सकता? क्या उसका इस्तेमाल बायोडीजल बनाने में नहीं किया जा सकता? बायो ईंधन बनाने में हो सकता है। गन्ने का इस्तेमाल हो सकता है, होता ही है, ठीक है। तो एक बात ये कि इजाज़त किसे मिली है, लेकिन इसमें पूछा ही नहीं है कि किसकी इजाज़त है किसकी नहीं है, पूछा है कि क्या यूज़ हो सकता है कि नहीं। तो आपका ये तो गया कि हमें ये याद करना पड़ेगा किन किन चीज़ों को लेके हम अभी ईंधन बना रहे हैं। आप बस संभावना देखिए कि इनसे बन सकता है कि नहीं, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप समझ गए कि ये भाई इसमें कोई पत्थर तो नहीं लिखा है, जो भी है जैविक पदार्थ ही है और उनमें संभावना है कि उससे बायो ईंधन बन सकता है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप जहाँ देखिए सारे ऑप्शन से उन्हें लगा दीजिए, बाद में आंसर मिलाएंगे, पता चलेगा कि आपका सही है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ बातें हमने सीखी हैं। बात तो एक ही सीखी, लेकिन इसके आगे पीछे हमने बहुत सारी बातें सीखी। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, नहीं ध्यान से देखा है तो देख लीजिए दोबारा से इस वीडियो को। एक बात और बतानी है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि अभी एग्ज़ाम सामने है और मैंने पढ़ाई नहीं की है, चीज़ें बहुत ज़्यादा छूट गई हैं, तो टॉप 300 की नोट अभी आप ले सकते हैं। ये नोट 1000 में मिलती है, अभी 499 में ही मिल रही है, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है और पैसे की बाधा नहीं होनी चाहिए। तो ये टॉप 300 वाली नोट आप लेके, मेंस की भी नोट दी जाएगी, उसे मत पढ़िएगा, जिसमें टॉप 300 लिखा है सिर्फ उसे पढ़िए।
अभी आपके पास समय है, 3-4 बार उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसे पढ़ लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक है, सॉरी हाँ ठीक है, मोबाइल ऐप का लिंक है और मोबाइल नंबर है, मुझे लगा मैंने मोबाइल नंबर बोला, तो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करके नोट ले सकते हैं या फिर ऐप से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं और इसे तैयार कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ठीक है जी, बाकी आगे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।